हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लेक्चरर यूपी टीजीटी पीजीटी ईएमआरएस एनवीएस केवीएस जीएसएसबी टीजीटी मैथ्स प्रिपरेशन के बारे में। ऑल ऑफ यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको टेलीग्राम पे ये सर्च अगर आप करते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे, ठीक है। और इंस्टाग्राम आईडी ये है और व्हाट्सएप नंबर ये है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इन सब जगह पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ वगैरह आप लोगों के लिए शेयर कर दी गई है, तो टेलीग्राम चैनल तो आप सब लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो उत्तराखंड लेक्चरर के लिए एक प्रैक्टिस क्लास है, स्पेशली उत्तराखंड लेक्चरर के लिए। बट ये सिर्फ उत्तराखंड लेक्चरर में ही काम नहीं आएगी आपका। इससे पहले भी जो मैंने क्लासेस ली हैं अभी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की, वो हमारी एनवीएस केवीएस उत्तराखंड लेक्चरर सभी एग्जाम्स में काम आने वाली है, ठीक है। तो आज कुछ हम टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें हमने सिर्फ दो टॉपिक लिए हैं। एक आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, ठीक है। दूसरा हमारा सेट थ्योरी है। इन दो टॉपिक से टॉप 50 क्वेश्चंस लिए हैं। वो टॉप 50 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड लेक्चरर के लिए, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, एनवीएस ईएमआरएस केवीएस, इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस क्लास में हम देखने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। आज की वीडियो में आपको क्वेश्चंस में थोड़ा लिख करके थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग उसमें हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे 639 है ये, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से आपको यहाँ पर पीपीटी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। आज की क्लास में पीपीटी अवेलेबल नहीं हो पाई क्योंकि इतना टाइम नहीं था, लेकिन नेक्स्ट क्लास से आपको पीपीटी अवेलेबल हो जाएगी। तो आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन है हम लोग वो देखते हैं। पहले क्वेश्चन में जो हमें कहा है, पहले हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसमें क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट टाइम से पीपीटी आपको अवेलेबल हो जाएगी। आज मैं बना नहीं पाई, इस वजह से पीपीटी नहीं बन पाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरेस्पॉन्ड्स टू द प्रिंसिपल, टॉप 50 क्वेश्चंस इसमें हम करेंगे जो कि अनदर एग्जाम्स में आए हुए हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सिंपल सी बात हमसे पूछी जा रही है कि प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स x का क्या होता है। tan इनवर्स x जो होता है उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है। तो ये आपको सीधा सीधा याद रखना है -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। -π/2 से +π/2 ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है किसका, tan इनवर्स x का, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में हमसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जा रही है किसकी, कॉस इनवर्स। ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। लास्ट वाला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, इसका। तो पूछ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू कॉस इनवर्स कॉस -680। इसका अगर हमसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है तो ये चीज हमें सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 680 को हम क्या लिख सकते हैं, कहा है कॉस इनवर्स कॉस -680 डिग्री। 680 को हम क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 680 को हमें पता होता है क्या कि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो हमारा होता है कॉस थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये जो चीज है इसको हम कॉस 680 ही लिख सकते हैं, बाहर कॉस इनवर्स है, ठीक है। अब कॉस 680 जो है, कॉस 680, अब इस 680 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या 720 -40 लिख सकते हैं। इसको जो भी लिखना है 360 के मल्टीपल में प्लस माइनस करके कोई एंगल लिखना है, ठीक है। तो 680 को हमने क्या लिखा है, 720 -40, कॉस बाहर, कॉस इनवर्स बाहर। तो कॉस 720 अगर हम इस पर देखें, 720 हमारा क्या होता है, ये होता है 360 और ये भी क्या हुआ 360, मतलब दो सर्कल, दो बार अगर हम चक्कर लगाएं तो हमारा क्या आ जाएगा 720, 360 और ये आ गया हमारा 720। यहाँ 720 -40, 720 -40 दैट मीन्स इसमें पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं एंगल हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो अगर एंगल हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो क्या होता है, इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव, इसमें टैन और कॉट, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो यानी कॉस दिस माइनस ये अगर देखा जाए तो ये पड़ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमारा पॉजिटिव होता है। तो क्या आएगा cos 40 और बाहर क्या है cos इनवर्स, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया,
तो 40 को अगर हम रेडियन में चेंज करना चाहें तो इसे पाई बाई 180 से डिवाइड करेंगे। इससे कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो 2 पाई बाई 9 आंसर आएगा। क्या आएगा? 2 पाई बाई 9 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, इसमें मैं एमसीक्यू नहीं लिख रही हूँ कि ऑप्शंस अगर लिखूंगी तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करना ही आप लोगों को बता रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन सामने आपको लिखा हुआ ऑलरेडी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है साइन इनवर्स, बस आपको समझ में आना चाहिए क्या हम कर रहे हैं। साइन इनवर्स 2x, इसका हमें डोमेन पूछा जा रहा है। क्या पूछ रहा है? डोमेन। डोमेन का मतलब है कि x क्या क्या रखा जा सकता है। तो जो साइन इनवर्स 2x है, इसको अगर हम थीटा मान लें तो 2x इज इक्वल्स टू साइन थीटा आएगा। अब हमें पता होता है कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है। तो साइन थीटा जो होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है, और साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 2x लिख सकते हैं। तो साइन थीटा जो -1 से +1 के बीच में है वो क्या हो गया? 2x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है। लेकिन हमें क्या बताना है? डोमेन। डोमेन बताना है, दैट मीन्स हमें x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू किससे किसके बीच में आएगी? तो यहाँ से ये x चाहिए अकेला। अगर x अकेला चाहिए तो 2 से पूरे को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा x की वैल्यू आई है वो क्या आ गई है? x की वैल्यू -1/2 से +1/2 के बीच में। दैट मीन्स डोमेन हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डोमेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जा रही है साइन इनवर्स -√3/2 की। इसका प्रिंसिपल वैल्यू हमें पूछा जा रहा है। तो अगर हमें इसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जा रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? साइन इनवर्स का अगर हमें प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जा रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, तो साइन इनवर्स -√3/2, साइन में √3/2 किसका वैल्यू होता है? ये होता है साइन 60। साइन 60 मतलब साइन π/3। अब हमें पता होता है साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। तो इस चीज को, ये जो माइनस है ये थीटा के साथ जा सकता है। ठीक है, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एज इट इज साइन, ये जो माइनस है ये हमारा -π/3 हो सकता है। इससे कैंसिल हुआ, कितना बचा आंसर? -π/3। तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा प्रिंसिपल वैल्यू -π/3 हो जाएगा। ठीक है, ये जो भी वैल्यू आए वो माइनस, क्योंकि साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है -π/2 से +π/2 के बीच में, तो इसके बीच में इसकी वैल्यू आनी चाहिए थी। ठीक है, इसके बीच में -π/2 से +π/2 के बीच में इसकी वैल्यू आनी चाहिए थी, और -π/3 जो होता है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। इस वजह से यहाँ पर आंसर हमारा -π/3 हो जाएगा। 4 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। डोमेन पूछ रहा है y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x² - 4। इसका हमें पूछ रहा है डोमेन। डोमेन का मतलब है x की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या रखी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर डोमेन पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर cos y इक्वल टू लिख लेते हैं x² - 4। cos y x² - 4 हमें पता है cos जो होता है, cos की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है। ठीक है, cos का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? -1 से +1 के बीच में होता है। cos y अगर -1 से +1 के बीच में है तो x² रख सकते हैं cos y की जगह। x² - 4 क्या हो गया? -1 से +1 के बीच में। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ +4 कर दूँ, यहाँ भी +4 कर दूँ, यहाँ भी +4 कर दूँ, तो ये 3 आएगा, x² आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब है x² की वैल्यू 3 से 5 के बीच में है। हमें x की वैल्यू बतानी है, तो पहले इस पोर्शन को देख लेते हैं। तो 3 < x² या फिर x² > 3। ठीक है, इसका मतलब हुआ mod x > √3। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ये वाला पोर्शन अगर हम देखेंगे तो x² < 5 या फिर mod x < √5। ठीक है, अब हम इसको देखें तो इसको अगर बनाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है? नंबर लाइन पे देखें तो -√5 से +√5, mod x -√5 से +√5 से छोटा ही होगा। तो जब भी हमारे पास ये चीज आती है,
जब भी ये चीज़ आती है मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू √5, तो जो x की वैल्यू होती है तो -√5 से +√5 के बीच में आएगी। ठीक है, और इक्वल टू लगा हुआ है, इस वजह से -√5 +√5 भी शामिल होगा। उसके बाद यहाँ पर -√3 +√3। जब मॉड एक्स ग्रेटर देन है √3 से, जब मॉड एक्स ग्रेटर देन है √3 से, इसका मतलब है कि √3 से बड़ा वैल्यू और -√3 से छोटा वैल्यू। अब ये सारा एक ही उसमें अगर हम बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, लाइन बनाई, यहाँ -√5 होगा, यहाँ -√3। अब देख लेना √3 कहाँ आएगा, √5 कहाँ आएगा, वो चीज़ हमने देखी है। यहाँ √3 आएगा और यहाँ √5 आएगा। हमें पता है जो वैल्यू है वो √5 से लेकर के -√5 से +√5 के बीच में होगा, और ये -√3 से बड़ा, -√3 से छोटा और +√3 से बड़ा, तो यानी ये होगा। कॉमन एरिया ये आ रहा है, इसका मतलब जो है x का वैल्यू हमारा वो हो जाएगा, x का वैल्यू बिलोंग करेगा किससे, एक तो इस चीज से जो कॉमन है, -√5 से -√3, और इसमें भी बिलोंग करेगा, तो यूनियन आ जाएगा क्योंकि दोनों चीजों से बिलोंग करेगा, √3 से √5। तो आंसर हमारा ये होगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगर हमसे पूछा जा रहा है f(x) दिया है हमें sin इनवर्स x प्लस cos x, और इस फंक्शन का अगर हमें डोमेन पूछा जा रहा है, अब तक हमसे या तो इसका पूछ रहा था या इसका, दोनों अलग अलग थे, इस बार दो फंक्शंस को ऐड कर दिया गया है, फिर डोमेन पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम दोनों का डोमेन निकालते हैं और उनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, दोनों का डोमेन निकालते हैं और उनका क्या कर देते हैं, इंटरसेक्शन कर देते हैं। तो cos x का जो डोमेन होता है वो हमारा होता है, cos x में x का वैल्यू, सॉरी, cos x का जो डोमेन, दोनों का डोमेन पूछा जा रहा है तो दोनों का डोमेन निकालेंगे और उसका हम इंटरसेक्शन कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो साइन इनवर्स x के लिए जो वैल्यू आती है, साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो होता है हमारा -1 से +1। साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, -1 से +1। ठीक है, और cos x का जो डोमेन होता है, साइन इनवर्स x में x की वैल्यू क्या हो गई भाई, -1 से +1, और cos x में जो x की वैल्यू होती है वो पूरा रियल नंबर, यानी कि पूरे के पूरी ये रियल नंबर लाइन। ठीक है, और साइन के केस में सिर्फ ये आ रहा है, तो दोनों में कॉमन पोर्शन तो ये हुआ है ना, तो कॉमन पोर्शन क्या हुआ, ये, तो यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर आएगा। जब फंक्शंस ऐड कर रखे होंगे तो उसमें क्या करना है, दोनों फंक्शंस का निकालो डोमेन और उनको इंटरसेक्शन लेकर के हमारा आंसर आ जाता है। 5-6 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब हमसे पूछ रहा है tan इनवर्स इसका प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ऑप्शंस भी रहेंगे, क्वेश्चंस भी आप लोगों के सामने रहेगा, आज थोड़ा सा कर लेना एडजस्ट, मेन है चीज समझ में आना चाहिए। tan इनवर्स 1/√3, पिछले वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, उससे पिछले वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखते हैं, tan इनवर्स 1/√3। तो यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स है, 1/√3 क्या होता है tan के केस में, 10π/6, मतलब 1030 का वैल्यू होता है। तो यहाँ से tan इनवर्स से tan इनवर्स चला गया, जो π/6 आया है वो हमारे tan इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच था, दैट मीन्स -π/2 से +π/2, इसके बीच में आ रहा है, तो इसके बीच में ये वैल्यू आ रही है, इसलिए हमारा ये आंसर होगा। अगर इसके बीच में ना होता तो ये आंसर नहीं होता। ठीक है, ये चीज हमें इसमें चेक करनी पड़ती है। 7th क्वेश्चन, sec इनवर्स -2/√3, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और सेट थ्योरी। ठीक है, सेट रिलेशन फंक्शन, उससे रिलेटेड टॉपिक, दो टॉपिक हमने आज लिए हैं। सेक इनवर्स -2/√3, तो इसके केस में क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो, एक सेकेंड है,
माइक निकल जा रहा है बार बार। ठीक है, तो सेक में अगर हम कौन सा एंगल होता है जिसकी वैल्यू इतनी होती है, देखें तो कॉस थीटा, कॉस 1/cos थीटा 2/√3। कॉस में कौन सा एंगल होता है जो हमें √3/2 देता है? 30। तो कॉस 30 मतलब कॉस π/6 है ना, कॉस 30 साइन 60। ठीक है, तो ये कॉस π/6 हमें ये वैल्यू देता है, तो यानी सेक इनवर्स -2 माइनस इसे लिखा सेक π/6। क्या लिखा है इसको हमने, सेक π/6। ठीक है, 2/√3 जो होता है वो सेक π/6 होता है। अब ये क्या है, माइनस सेक π/6। अब इसमें क्या होगा, माइनस सेक π/6 है ना, तो सेक जो होता है किसमें माइनस होता है, ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉस पॉजिटिव, तो इसमें होगा माइनस, टेन और कॉट पॉजिटिव इसमें माइनस, सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं इसमें, तो ये वाला नहीं, तो हमें नेगेटिव लेना है, तो यानी पाई माइनस π/6 ले लें, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स, इसको लिखा जा सकता है सेक पाई माइनस π/6, क्योंकि हमें पता है सेक पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस सेक थीटा। ठीक है, तो सेक पाई माइनस π/6, इसमें सेक नेगेटिव होता है तो सेक नेगेटिव था, तो इसलिए पाई माइनस π/6 यहाँ पे लिख लिया। इससे कैंसिल हो जाएगा, इस चीज को सॉल्व करेंगे, 5π/6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5π/6 आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। 8 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9, अब यहाँ पे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। इसमें बोला है इनवर्स ऑफ कॉस, इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन इज डिफाइंड इन इंटरवल्स। कौन से इंटरवल्स में डिफाइन होता है ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है -π से 0, दूसरा ऑप्शन है 0 से π/2, तीसरा ऑप्शन है -π/2 से 0, चौथा ऑप्शन है π/2 से पाई। अगर इसका प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन आपने पढ़ा होगा तो 0 से पाई होता है, ये पूछ रहा है क्योंकि जो सारे के सारे फंक्शंस होते हैं ना, जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1/1/2 नहीं होते हैं, 1/1/2 नहीं होते हैं। ठीक है, जब कोई फंक्शन 1/1/2 ही नहीं होता तो उसका इन्वर्स हम निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये इसका मतलब कि सारे फंक्शन 1/1/2 नहीं है, सारे फंक्शन 1/1/2 नहीं है, तो फिर इनका इन्वर्स कैसे चल रहा है। तो हम क्या कर देते हैं, इनकी कुछ जितने भी इन्वर्स वाले फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले इन्वर्स वाले जो भी फंक्शन है, उनकी कुछ लिमिट सेट कर देते हैं, कुछ लिमिट सेट कर देते हैं, और फिर बस कहते हैं कि बस इसी के बीच में उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। ठीक है, तो जैसे हम कॉस का अगर ग्राफ बनाएं, तो कॉस का ग्राफ ऐसे चलता है, कॉस 0 1 हुआ, कॉस 90 0 हुआ, कॉस पाई -1 हुआ, कॉस 3π/2 फिर से 0 हुआ, कॉस 2π फिर से 1 हो गया। ठीक है, कॉस 2π फिर से 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ, 0 1 0 90 पाई फिर 3π/2 फिर 2π। ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ बना है वो कुछ ऐसा बना है। तो यहाँ पे क्या है, अब अगर हम इसकी बात करें, तो मैंने कहा 0 से लेके पाई के बीच में, ठीक है, 0 से लेके पाई के बीच में जो ये बन चुका है, यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो 0 से पाई के बीच में फंक्शन हमारा इन्वर्स फंक्शन होता है, वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। लेकिन इसमें चारों ऑप्शन में ये चीज नहीं दी है 0 से पाई, तो 0 से पाई नहीं दिया है, तो ऑप्शन के हिसाब से कहाँ होगा। ठीक है, पूरा का पूरा जो फंक्शन है कहाँ पर डिफाइन होगा,
तो अगर हम यहाँ पे लेके चले, यहाँ -π/2 -π, -3π/2 -2π। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, मैंने क्या कहा, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में क्या होगा, फंक्शन जो होगा हमारा 1/1 होगा, इसका मतलब फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो इंटरवल है, ये वाला जो इंटरवल है, अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला जो इंटरवल है -π से 0, तो यहाँ से लेके ये जो ग्राफ बना है, यहाँ से सिर्फ अगर इतने की बात करें तो इसके बीच में भी फंक्शन जो है वो 1/1 ही रहेगा। तो -π से 0 के बीच में फंक्शन 1/1 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। किसके हिसाब से भाई, ऑप्शन के हिसाब से। बड़े से बड़ा लेना है, अगर हम 0 से 90 ले लें तो इसके बीच में भी है, लेकिन मैक्सिमम लेना है ना, पूरा रेंज बताना है, जितना पूरा उसका जो जितना भी एरिया है पूरा एरिया बताना है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर बताया जाए, अगर हम ये लेना माइनस, ये वाला जो है, अगर हम ये वाला लिखें ये, तो यहाँ पे फंक्शन 1/1 नहीं होगा 0 से पाई के बीच में। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ ये ग्राफ बनाए, यहाँ 1/1 नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ पर 1/1? क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऐसे लाइन बनाओगे तो क्या है, या फिर ऐसे भी ना बनाओ, इसे नॉर्मली अगर आप सोचो कि भाई -π/2 और π/2 दोनों पे कॉस की वैल्यू क्या है, 0 है। तो x की एक वैल्यू रखने पर y की, x की हमने 2 वैल्यू रखी है। देखो अगर हम इस वाले ऑप्शन में जाएं, अच्छा -π/2 रुको रुको, वो वाला ऑप्शन है नहीं, ये वाला, ये है ना, ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो हमें बस ये देखना है, हमें बड़े से बड़ा देखना है। तो जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन होता है, जो प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन होता है वो तो ये है 0 से पाई, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन की अगर बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ग्राफ बनता है 0 से पाई के बीच में, ये 1/1 होता है। मतलब x की एक वैल्यू रखने पर y की एक ही वैल्यू हमें मिलती है, ठीक है। तो इसके बीच में 1/1 होता है। तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन होता है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये 0 से पाई हमें नहीं दिया है, 0 से पाई हमें नहीं दे रखा है। तो फिर क्या है, बड़े से बड़ा लेना है। तो अगर हम बात करें किसकी, इस ऑप्शन की बात करें 0 से π/2, तो 0 से π/2 अगर हम बात करते हैं तो 0 से π/2 की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ इतना आता है, ये पूरा नहीं है, बड़े से बड़ा चाहिए, ठीक है। अगर हम -π/2 से 0 की बात करते हैं तो ये भी बड़े से बड़ा नहीं है। π/2 से पाई, तो π/2 से पाई के बीच में बात करें तो ये भी बड़े से बड़ा नहीं है, मतलब मैक्सिमम जितना चाहिए होता है उतना नहीं है। तो इसलिए जो अगर हम बात करें तो ये जो -π से 0 है, ये इतने की अगर बात करें तो यहाँ पर भी फंक्शन क्या होता है, 1/1 होता है। इसलिए इसका, अगर इसकी लिमिट सेट कर दें यहाँ से यहाँ तक कि हम सिर्फ ग्राफ बनाएं तो फंक्शन क्या हो जाता है हमारा, 1/1 हो जाता है, अगर लिमिट इतनी सेट कर देते हैं तो, ठीक है। या फिर 0 से पाई के बीच में जो बनता है ये, इसकी लिमिट सेट करें, ये 0 5। तो अगर सिर्फ 0 से पाई के बीच में ग्राफ बनाएंगे तब भी ये 1/1 होता है, और -π ये बनाए -π से 0 के बीच में ये, तब भी ये 1/1, ठीक है। 1/1 होता है, 1/1 होता है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ऑप्शन के हिसाब से ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, अगर साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू, अगर साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू y दिया हो, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से बताना है 0 लेस देन y लेस देन इक्वल्स टू x, बी ऑप्शन के हिसाब से 0 लेस देन y लेस देन पाई, सी ऑप्शन के हिसाब से -π/2 y लेस देन π/2, डी ऑप्शन के हिसाब से -π/2 लेस देन y लेस देन π/2, ठीक है।
तो अगर हम ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर देखें तो साइन इनवर्स एक्स, और क्या पूछा है y की, ये सब y की वैल्यूज दे रखी है, y की वैल्यू किससे किसके बीच में, मतलब साइन इनवर्स x पूरा किससे किसके बीच में होता है, तो साइन इनवर्स x जो होता है पूरा का पूरा हमारा ये होता है इसका प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो इसका जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, तो पहले तो हम ये वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं, ये ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। तो साइन इनवर्स -1/2 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बाहर ले लिया, साइन 1/2, ठीक है, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा मिलके प्लस π/3 साइन। ठीक है, अब ये जो 1/2 है, ये जो 1/2 है, 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है, साइन 30 का, है ना, साइन 30 का इससे कैंसिल हुआ, तो कुछ कर, अरे हाँ ठीक है, ये ऐसे था। ठीक है, अब अगर हम इसको ऐड करें तो 2 से इसमें इंटू कर दिया और ये 6 बन गया, तो 2π/6 प्लस π/6 कितना हुआ, 3π/6 मतलब π/2, और बाहर क्या है साइन, तो साइन π/2, दैट मीन्स आंसर हो जाएगा 1। आंसर क्या होगा हमारा इसका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है डोमेन बताना है फिर से, ऑफ कॉस इनवर्स 2x - 1 का, इसका हमें डोमेन बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं 0 1 -1 1 -1 1 क्लोज्ड इंटरवल में और 0 से पाई। डोमेन बताना है, डोमेन का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो x की वैल्यू रखी जाएगी वो बतानी है। अब हमें पता है क्या कि अगर कॉस इनवर्स x की बात की जाए तो ये डिफाइन तभी होता है जब x का वैल्यू -1 से +1 के बीच में होता है। सेम साइन इनवर्स x के लिए भी होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स कॉस इनवर्स x तब डिफाइन होता है जब x का वैल्यू -1 से +1 के बीच में, यानी एंगल, कि ये जो एंगल है ये पूरा तब डिफाइन होगा, ये जो एंगल है वो एंगल हमारा -1 से +1 के बीच में होगा, तभी तो होगा। इसका मीनिंग तब है जब ये वैल्यू एंगल जो होता है कॉस इनवर्स समथिंग तब डिफाइन है जब ये जो चीज़ है वो -1 से +1 के बीच में होती है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, अगर हम इसमें +1 कर दें, +1 किया, +1 किया, +1 किया, सॉरी यहाँ पे तो -1 आएगा ना, यहाँ -1 आएगा, तो ये 0 हो जाएगा, लेस देन 2x आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर दें तो 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1, तो ये क्या शो कर रहा है, ये तो हमारा 0 1 को शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन इनवर्स √x - 1, इसका डोमेन पूछा जा रहा है, इसका डोमेन पूछा जा रहा है, इसका डोमेन पूछा जा रहा है मतलब इसमें x की वैल्यू क्या क्या होगी। ठीक है, तो अभी अभी बताया है कि साइन इनवर्स ये जो एंगल है वो तभी डिफाइन होता है जब ये जो एंगल हो वो हमारा -1 से +1 के बीच में हो, तो -1 लेस देन इज इक्वल्स टू √x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम इसका, इस वाले क्वेश्चन में एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, अगर हम पूरे उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ भी 1 लेस देन x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 1। अब कोई भी चीज खुद से ही बड़ी और खुद से ही छोटी तो हो नहीं सकती। ठीक है, या फिर इस चीज को हम ऐसा सोच सकते हैं कि जब भी हम किसी भी चीज का स्क्वायर करते हैं तो कि अगर मैं एक्स स्क्वायर भी करूंगी तो इसका मिनिमम वैल्यू नेगेटिव हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है, तो इसका मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 होगा। तो जब भी कभी किसी चीज का स्क्वायर करोगे तो उसका नेगेटिव वैल्यू क्या होगा, 0। तो यानी जब हम इसका स्क्वायर करके अगर देखते हैं तो यहाँ पर इस -1 का स्क्वायर 1 ना लिख करके नेगेटिव वैल्यू, कि अगर हम किसी चीज का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, लेस देन इक्वल्स टू में 1। ठीक है, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 1 1 1 प्लस कर देते हैं, अगर हम इसमें तो 1 1 अगर हम प्लस करते हैं तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ x आ जाएगा और यहाँ पे 2, तो x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स cos
3a पाई बाई 2 ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब ऐसा मत कर देना इससे कैंसिल कर दिया आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास एंगल आएगा ये जो एंगल है वो हमारा माइनस पाई, वो हमारा 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, और 0 से पाई के बीच में यानी 0 से 180 के बीच में। और ये कितना है 3 पाई बाय 2, 2 से जाएगा 90 टाइम्स 9 या 27, तो ये 270 है। 0 से 180 के बीच में नहीं है, तो इससे कैंसिल करके 3 पाई बाय 2 आंसर यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हमें कुछ लिखना पड़ेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स। कॉस 3 पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है भाई, कॉस कॉस 90 0 होता है, तो कॉस 3 पाई बाय 2 यहाँ आएगा। तो इस वाली लाइन पे हमेशा कॉस 0 देता है। जो मुझसे पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि मैं ऐसे ही बताती हूँ कि कॉस 90 0, तो कॉस 3 पाई बाय 2 0, तो इस पूरी लाइन पे कॉस 0 देता है। ठीक है, तो यानी ये वैल्यू 0, तो कॉस इनवर्स 0 क्या होता है, ठीक है, कॉस इनवर्स 0, तो ये तो हमारा 0 मतलब कॉस 90, इससे कैंसिल क्या बचा हमारे पास 90, तो 90 इसका आंसर हो जाएगा, 90 आंसर होगा। ठीक है, पाई बाय 2 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू पूछी जा रही है कॉट साइन इनवर्स एक्स की, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, एक्स तो ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। तो साइन इनवर्स एक्स को अगर हम थीटा माने तो एक्स आएगा यहाँ से साइन थीटा, एक्स साइन थीटा आ गया। ठीक है, अगर एक्स साइन थीटा आ गया है तो कॉसेक थीटा क्या आएगा यहाँ से, अगर हम कॉसेक थीटा निकाले तो 1/x आएगा, और अगर हम यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा निकाले तो 1/x² आएगा। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, ये कितना है 1/x²। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा निकालें तो क्या आएगा 1/x² -1, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 - x² ये क्या आया कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हम कॉट थीटा निकालें तो कितना आएगा √1 - x² या फिर √1 - x²/x, ये किसका वैल्यू आया कॉट थीटा का। ठीक है, और हमें क्या निकालना था, यही तो निकालना था, इसको हमने थीटा माना था तो कॉट थीटा ही तो हमें निकालना था। क्या निकालना था, कॉट थीटा, कॉट थीटा निकालना था। तो ये आ गया हमारे पास, तो यहाँ से क्या आया हमारे पास कॉट थीटा का वैल्यू आया, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और थोड़ा देख करके कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। वैल्यू पूछी जा रही है sin 2 साइन इनवर्स 0.6, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले इसको कुछ मान लेंगे, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया वैसे ही होगा। इसको अगर मैं थीटा मान लूं, साइन इनवर्स 0.6 को अगर मैं थीटा मानूं तो 0.6 इज इक्वल्स टू साइन थीटा आएगा। ठीक है, साइन थीटा अगर मेरे पास है, तो साइन थीटा अगर मेरे पास है तो मुझे पता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब 0.6 का स्क्वायर, 1 माइनस 0.36, तो कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास 0.64। तो कॉस स्क्वायर अगर 0.64 है तो कॉस कितना आएगा 0.8। ठीक, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, इसको मैंने थीटा मान लिया है, तो ये आएगा मेरे पास sin 2 थीटा। sin 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखते हैं। 2 साइन थीटा की वैल्यू 0.6 है, कॉस थीटा की वैल्यू 0.8 है, तो ये इंटू करके आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, जब हम इंटू करके सॉल्व करेंगे 8 6 48, 48 इंटू 2
96 आंसर आ जाएगा। ये इस तरीके से करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन, अगर हमें कॉट इनवर्स -1/5 इक्वल टू थीटा दिया है तो साइन थीटा अगर हमसे पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉट थीटा इज इक्वल टू -1/5। कॉट थीटा अगर इतना है तो हमें पता है क्या, ट्राइंगल में घुस जाओ। ट्राइंगल में अगर हम घुस जाते हैं, ठीक है, या फिर ट्राइंगल में ना घुसो, ऐसे ही कर लो। हमें साइन थीटा निकालना है तो हमें पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू 1/25 कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आएगा 26/25 कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर निकालें तो 25/26 आएगा। तो साइन क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा हमारे पास 5/26, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो दिया हुआ है कॉट नेगेटिव है। कॉट नेगेटिव किस में होगा, ऑल पॉजिटिव। साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, इसमें कॉट नेगेटिव है, इसमें कॉट नेगेटिव है। तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमारा साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन की वैल्यू पॉजिटिवली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेक 10 स्क्वायर सेक इनवर्स 2 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक इनवर्स 3, ये है, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। इसका वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, इसमें अगर देखा जाए 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 10 स्क्वायर को लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर जो भी एंगल है -1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, कॉट स्क्वायर को लिखा जा सकता है कॉसेक स्क्वायर जो भी एंगल है -1। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ हमारे पास, इसमें कुछ गड़बड़ है सर, सेक स्क्वायर सेक इनवर्स, सेक स्क्वायर सेक इनवर्स। अच्छा देखो, अब इसमें क्या होगा, ये क्या है, इसका मतलब है सेक सेक स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर, बिकॉज ये जो चीज है वो एंगल है, इस वजह से ऐसे लिखा है, प्लस कॉसेक 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 3 का कॉसेक इनवर्स कॉसेक 3 का होल स्क्वायर -1 और -1 यहाँ, तो इससे कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, ये 2 का स्क्वायर -2 और ये +3 का स्क्वायर, ये आंसर आएगा इसका, 11 आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, ये वाली लाइन दोबारा बता देती हूँ एक बार, यही स्टेप है इसमें समझने का। ये सेक इनवर्स 2 का होल स्क्वायर है, ये -1 -2 -1 बाहर लिख दिया, ये इसको भी हम लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 3 का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जा रहा है, तब 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर बच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 10 1/2 कॉस इनवर्स √5/3, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू बताना है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ये जो चीज़ है इसका तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ऐसे नहीं निकाल सकते, बट इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो 10 1/2
कॉस इनवर्स √5/3 को हम थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस इनवर्स √5/3 को थीटा मान लिया, तो ये √5/3 आया है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इतना आ गया हमारे पास, ये कितना है 10θ/2। ठीक, इसको अगर हम थीटा मान लेते हैं तो 10θ/2 आया। अब 10θ/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 10θ/2 को हम लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है इसका। 10θ/2 हो गया ये तो हमारा, 10θ/2 को ये लिखा जा सकता है, और कॉस थीटा की वैल्यू अभी भी निकालिए, √1 माइनस √5/3 1 प्लस √5/3, तो ये आएगा 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें तो और भी हम सॉल्व कर सकते हैं, तो √3 को लिख सकते हैं हम, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसमें 2 से ऊपर नीचे उल्टू करेंगे, या फिर इसका हम क्या कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, रैशनलाइजेशन अगर हम करेंगे तो 3 माइनस, इससे इंटू कर दिया, ठीक है, तो ये आएगा 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 5, तो ये आएगा 9 प्लस 5 माइनस 2 इंटू 3 इंटू √5, सॉरी ऊपर तो करने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर तो 3 माइनस √5, नीचे ये 4 आएगा, और 4 का √2, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी क्वेश्चंस थे वो खत्म हो गए हैं। ठीक है, 28 क्वेश्चन हुए हैं अभी ये, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं 2-3, ठीक है, इसी चैप्टर से। प्रिंसिपल वैल्यू कॉस इनवर्स 1/√2 की देखनी है, तो कॉस इनवर्स 1/√2, कॉस इनवर्स हमारे पास है 1/√2 होता है कॉस π/4 की वैल्यू, इससे कैंसिल, π/4 आंसर होगा, लेकिन कब, जब कॉस इनवर्स के केस की जब भी बात होती है तो जो भी हमारा एंगल आएगा, ये लास्ट में आंसर आएगा, वो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, तो 0 से पाई के बीच में π/4 है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा, अगर नहीं आता तो आंसर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कॉस इनवर्स 1/2 माइनस 2, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है ये वाला नहीं, इसमें कहा है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो tan इनवर्स √3 होता है 10π/6, π/3 सॉरी, 10π/3 होता है √3, माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 किस में होता है सेक में वैल्यू, सेक में अगर 2 की बात की जाए तो cos 60 sin 30 cos 60, यानी सेक 60 की वैल्यू होती है ये। ठीक, अब tan इनवर्स 10π/3 माइनस सेक इनवर्स, ये क्या है एंगल हमारा, सेक जो होता है इसमें और इसमें नेगेटिव होता है। ठीक है, तो पाई माइनस π/3, यानी यहाँ लिख सकते हैं इस वाले पोर्शन को सेक पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो कैंसिल हो गया, π/3 बचा, माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा सॉल्व करके 2π/3, प्लस ये बचेगा हमारा -2π/3। ठीक है, अब ये सॉल्व करके -π/3 आंसर आ गया, कितना आंसर -π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू इसकी पूछी जा रही है, tan इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू, तो tan इनवर्स -1 को लिखा हमने 10π/4। ठीक है, तो tan इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं क्या, -tan को 10 - लिखा जा सकता है, इससे कैंसिल, और आंसर आएगा इसका -π/4। 10 के केस में जो आंसर आना चाहिए, 10 के केस में, tan इनवर्स के केस में
जो आंसर आना चाहिए वो -π/2 से +π/2 के ओपन इंटरवल के बीच में आना चाहिए, और -π/4 -π/2 से +π/2 के बीच में ही आता है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स -√3/2 इसका प्रिंसिपल वैल्यू। तो साइन इनवर्स -√3/2 होता है साइन 60 की वैल्यू। साइन जो होता है नेगेटिव इसमें और इसमें होता है, बाकी ऊपर के दोनों में पॉजिटिव होता है, तो पाई प्लस करके लिखा जाएगा इसको। तो साइन इनवर्स, या फिर हम इसको साइन 60 की वैल्यू होती है, तो साइन 60 होता है तो π/3। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, तो इससे कैंसिल हुआ, आंसर क्या आएगा, -π/3। आंसर क्या आ जाएगा, -π/3, क्योंकि इसके लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है -π/2 से +π/2 है, और इसके बीच में ये आ रहा है, तो आंसर -π/3 होगा। ठीक है, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन इसी के और देख लेते हैं। इसके बाद हम सेट रिलेशन फंक्शन के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड, सेट रिलेशन फंक्शन के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो हमें बोला गया है, जो सेट रिलेशन फंक्शन, दो ही टॉपिक मैंने आज लिए थे, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे किए। आर कोई रिलेशन है, आर रिलेशन है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और डिफाइन किया है एन रिलेशन एम इफ एन डिवाइड्स एम। तो बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों चीजें हमें बतानी है। तो अगर कोई रिलेशन नेचुरल नंबर पे है, एन रिलेशन एम, ठीक, तो इसमें क्या होता है, अगर हम रिफ्लेक्सिव की कभी भी बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ये एन रिलेशन एम पे बात करना है ना, तो रिफ्लेक्सिव में ए का रिलेशन ए से ही होता है। तो क्या ऐसा होगा, अगर मैं एक नंबर ए लूं, क्या वो ए को डिवाइड करेगा, हाँ करेगा, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक की अगर हम बात करें कि सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से भी होना चाहिए। अगर 2 4 को डिवाइड करता है तो क्या 4 भी 2 को डिवाइड करेगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें डिवाइड बोला है ना, नहीं करता, तो यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अगर ट्रांजिटिव की बात की जाए, ट्रांजिटिव में क्या होगा, दो नेचुरल नंबर लेने, ए अगर डिवाइड करता है बी को और बी डिवाइड करता है सी को, तो क्या ए डिवाइड करेगा सी को, होता है। 2 अगर 4 को डिवाइड करता है, 4 अगर 16 को डिवाइड करता है, तो 2 16 को करेगा, हाँ करता है, और ऐसा सभी केस में होता है। तो यहाँ पर दो नंबर्स लेने थे, एन रिलेशन एम दिखाना था, एन और एम के बीच में रिलेशन दिखाना था, सिर्फ नेचुरल नंबर्स पे दिखाना था, और बात क्या करनी थी, डिवाइड के बारे में। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों के बारे में यहाँ पे बात कर ली है। ये जो क्वेश्चन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, यही हमको इसमें देखना था और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर रियल नंबर्स पे लिया गया है, पहला नेचुरल नंबर पे लिया है, यहाँ पर जो है वो रियल नंबर्स पे। नेक्स्ट टाइम से आपको क्वेश्चन सामने लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसमें कहा है कि एक्स रिलेशन वाई इफ एंड ओनली इफ x माइनस वाई प्लस √2 एक इरेशनल होना चाहिए। अब अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव यहाँ पर देखा जाए, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, अगर रिफ्लेक्सिव में क्या, ये जो x रिलेशन y है ना, तो x रिलेशन x कर दो, इसका मतलब हुआ यहाँ पर x माइनस एक्स प्लस √2 कर दो, तो ये तो √2 आएगा, √2 क्या होता है, इरेशनल, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक का मतलब है x का रिलेशन y से जो है, x का रिलेशन y से है, तो ये लाइन बन रही है जो कि इरेशनल है। तो y का रिलेशन अगर x से करें, यानी y और x को आपस में बदल दो, y और x को आपस में बदलते हैं तो y माइनस एक्स प्लस √2, ये भी इरेशनल ही रहेगा, है ना। तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव कहता है a का रिलेशन b से जो है, यहाँ पे एक्स वाई ही ले लेते हैं,
x का रिलेशन y से जो है और y का रिलेशन z से जो है, तो क्या x का रिलेशन z से वही आएगा? x का रिलेशन y से है तो ये आ रहा है, y का रिलेशन z से है तो ये आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये कैंसिल, x माइनस जेड प्लस 2√2 आ रहा है ना, क्या आ रहा है? +2√2। तो क्या ये इरेशनल हो, क्या ये इरेशनल होगा? ये पूछ रहा है, तो हमें ये बताना है क्या ये इरेशनल होगा। ये तो कंफर्म है इरेशनल है, ठीक है। तो क्या ये भी पक्का इरेशनल होगा? डिपेंड करता है एक्स और जेड पर। एक्स की वैल्यू क्या ली है, जेड की वैल्यू क्या ली है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये क्या होगा हमारा, इरेशनल होगा या नहीं होगा। इसको हमें बताने के लिए एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। हमने क्या किया कि ठीक है, इसमें सिमेट्रिक भी, एक मिनट, हाँ, सिमेट्रिक को भी देखते हैं। सिमेट्रिक भी नहीं होगा, सॉरी, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अगर हम इसको देखें तो इसके लिए पहले हम ट्रांसिटिव के लिए एग्जांपल देख लेते हैं। हमने किस पे बात की है? रियल नंबर्स पे। रियल नंबर्स पे बात की है, x माइनस वाई प्लस √2 होना चाहिए इररेशनल, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहला नंबर लिया हमने √2 रिलेशन 1, तो यानी √2 माइनस 1 प्लस √2, तो ये तो हमारा इररेशनल आ गया, ठीक है। 1 रिलेशन 2√2, अगर हम ऐसा करें, 1 रिलेशन अगर हम 2√2 करते हैं, एक सेकंड, इस क्वेश्चन को दोबारा ही देखते हैं पूरा। इस क्वेश्चन में कहा है x रिलेशन y और रियल नंबर्स पे बात करना है, तो एक्स वाई रियल नंबर होंगे और x माइनस वाई प्लस √2 ये हमारा इरेशनल होना चाहिए। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात आती है, x रिलेशन x अगर करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स प्लस √2, ये कैंसिल हुआ, √2 बचा, √2 इरेशनल है, तो ये क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव तो होगा। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें, तो सिमेट्रिक की अगर हम बात करते हैं तो √2 रिलेशन 1 अगर हम लेते हैं तो वो आएगा √2 माइनस 1 प्लस √2, तो ये तो -1 आएगा, सॉरी, सॉल्व करके क्या आएगा, ये इरेशनल ही रहेगा अभी। लेकिन अगर हम 1 रिलेशन √2 कर दें तो 1 माइनस, यहाँ पर x की जगह 1, y की जगह √2 कर दें, एक्स वाई इंटरचेंज कर दें, पहले एक्स वाई ये था, अब एक्स वाई को इंटरचेंज कर दिया, x माइनस √2 प्लस √2, तो अब ये रैशनल हो गया। क्या हुआ है? रैशनल। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। और अगर हम इसी में √2 रिलेशन 1 करते हैं तो क्या आता है, √2 माइनस 1 प्लस √2, जो कि हमारा इरेशनल था। अगर हम 1 रिलेशन 2√2 करें तो क्या आएगा, 1 माइनस 2√2 प्लस √2, तो 1 माइनस √2 आएगा। ये भी क्या रहेगा, इरेशनल। मतलब ए रिलेशन बी लिया, एक्स वाई से कर लेते हैं, एक्स रिलेशन वाई लिया इरेशनल कंडीशन पे, वाई रिलेशन जेड लिया इरेशनल कंडीशन पे। अब हम एक्स रिलेशन जेड निकालते हैं, एक्स ये है, जेड ये है, तो एक्स माइनस जेड प्लस √2, इसको अगर चेक करें तो ये हमारा 0 आएगा और 0 इरेशनल नहीं होता। तो यहाँ से हमारा ट्रांजिटिविटी का पता चल गया कि ये जो होगा वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है, ओनली रिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, आर जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर्स पे डिफाइंड है, इस बार नेचुरल नंबर्स पे, ठीक है। और आर दिया है हमें एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, ये दिया। तो डोमेन बताना है। अगर हमें डोमेन बताना है, डोमेन का मतलब हो गया एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, और उठानी कहाँ से, एक्स वाई, एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर के अंदर से आएगा, एक्स और वाई कहाँ से आएगा, नेचुरल नंबर के अंदर से, ठीक है। एक्स की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू अगर 1 रखूं तो वाई नेचुरल नहीं आएगा, 7/2 आएगा। अगर एक्स की वैल्यू 2 रखती हूँ तो वाई क्या आएगा, सॉल्व करके वाई आ जाएगा हमारा सॉल्व करने के बाद 3। और अगर एक्स की वैल्यू मैं 4 रखती हूँ तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 2। एक्स की वैल्यू 6 रखती हूँ तो वाई 1 आ जाएगा।
तो डोमेन का मतलब है ये जो वैल्यूज है, डोमेन ये आए 2 4 6, तो यहाँ पर डोमेन जो आ जाएगा वो हमारा 2 4 और 6 आएगा। ठीक है, एक्स की जो वैल्यूज है वो डोमेन हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर 3x, एक्स ग्रेटर देन 3, एक्स का वैल्यू 1 से √3 के 1 से 3 के बीच में, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 1। ठीक है, तो हमें निकालना है f-1, f2, f3, f4 इज इक्वल टू, ये निकालना है। ठीक है, तो f-1 मतलब x की वैल्यू -1 से छोटी, x की वैल्यू -1 से छोटी यहाँ पर है, 1 से छोटा मतलब -1, तो यहाँ पे -1 रखा जाएगा, तो ये -3 आएगा, प्लस f2, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 मतलब यहाँ पर x का वैल्यू 2 यही तो होगा, 1 से 3 के बीच में है तो 2 होगा, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 आएगा। x का वैल्यू 4, 3 से बड़ा 4 होता है, तो यहाँ पे आएगा 8, तो ये आंसर आ जाएगा 8 × 12 -3 9 आंसर आ जाएगा इसका। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें ए सेट दिया है 1 2 3, डिफाइन ए रिलेशन आर, सेट ए, आर एक सेट दिया है, इस आर से ही बना ए एक सेट दिया है, इस ए सेट से एक रिलेशन दिया है ये बना हुआ। ठीक है, तो कहा है देन द ऑर्डर्ड पेयर टू बी एडेड टू आर टू मेक it the smallest equivalence relation is, इसको हमें क्या करना है, ये जो रिलेशन दिया है ये इक्विवेलेंस होना चाहिए, इक्विवेलेंस मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों होना चाहिए। तो अगर हम इसको देखें, ये 1 2 3 है, सेट 1 2 3 पे बनाया गया है, तो 1 1 2 2 3 3 तीनों इसके अंदर है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए देखो, इन तीनों को चेक करने की जरूरत नहीं है, 1 3 है, अगर ये 1 3 है तो इसके अंदर 3 1 भी होना जरूरी है, तो अब ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए अगर ये दोनों का पेयर बन रहा है तो उसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए, ये तीन होने चाहिए 1 1 2 2 3 3, और बाकी ये जो जो हमने एक्स्ट्रा बनाया है ये दोनों अगर साथ में आ जाते हैं तो ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करने के लिए कोई और एलिमेंट है नहीं एक्स्ट्रा। अगर ये दोनों है तो मतलब अगर 1 3 है तो 3 1 भी उसके अंदर हमने ले लिया है, तो फिर ट्रांजिटिविटी चेक करने की जरूरत नहीं है और कुछ। ठीक है, तो यानी सिर्फ एक ये है, बस एक ये चाहिए, यानी सिर्फ 3 1 की जरूरत है, 3 1 की जरूरत आने पर ही ये क्या बन जाएगा, खुद ब खुद ही इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में रेंज ऑफ रिलेशन r इज इक्वल्स टू x एक्स स्क्वायर such that x is a prime number less than 13, ये है x एक्स स्क्वायर x is a prime number less than 13। तो यहाँ पर हमें इसका रेंज पूछा जा रहा है, रेंज का मतलब है जो भी वैल्यूज इस एक्स स्क्वायर की आएंगी वो, तो x की हम वैल्यू प्राइम नंबर रखेंगे, प्राइम नंबर 13 से छोटा 2 3 5 7 11, बस ये वैल्यूज रखनी है। तो जब x का वैल्यू 2 रखोगे तो एक्स स्क्वायर 4 आएगा, 3 रखोगे 9 आएगा, 5 रखोगे 25 आएगा, 7 रखोगे 49 आएगा, और 11 रखोगे 121, तो यही क्या है हमारा रेंज आ जाएगा। एक्स का वैल्यू रखने पर जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा वही हमारा क्या है, वही हमारा रेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आर एक रिलेशन है
एक सेकंड से। आर एक रिलेशन है इस रिलेशन में कहा है आर एक रिलेशन है फ्रॉम 11 12 13 टू 8 10 12 डिफाइंड बाय y इज इक्वल्स टू x माइनस 3। देन हमें आर इनवर्स निकालना है। ठीक है, y इक्वल टू क्या दिया है x माइनस 3। आर रिलेशन कुछ डिफाइंड है इस तरीके से, x हमारा ये होगा, y हमारा ये होगा। x का वैल्यू 11 रखूंगी तो y का वैल्यू 8 आएगा, तो यानी x का वैल्यू 11 रखने पर y का वैल्यू 8 आया, ये r आ रहा है हमारा भी। ठीक है, अगर x का वैल्यू मैं यहाँ पर 12 रखूंगी तो 12 माइनस 3 कितना आएगा, 9। 9 जो है इसके अंदर नहीं है। x का वैल्यू 13 रखूंगी, 13 माइनस 3 10 आ रहा है, तो 13 रखने पर 10, तो यानी दूसरा मुझे मिल गया 13 रखने पर 10। और कुछ नहीं रखा जा सकता क्योंकि तीन ही वैल्यू थी, 11 12 13 वो रख लिया। तो ये अगर हमारा r है, r इनवर्स आएगा 8 11 10 13, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन बताओ ऑप्शन में से। ए ऑप्शन में कहा है 1 2 2 3 1 3। बी ऑप्शन में कहा है 5 5 4 4 2 2। तो आइडेंटिटी रिलेशन में है, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो 5 5 4 4 2 2 ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है इफ अ रिलेशन ऑन सेट 1 2 3 1 2 3। इस क्वेश्चन में कहा है कि सेट 1 2 3 है और रिलेशन जो है बस इतना सा है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है ये। अगर रिफ्लेक्सिव इस सेट पे बात की जा रही है तो 1 1 2 2 3 3 तीनों होने चाहिए थे। सिमेट्रिक की बात की जा रही थी तो 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए था। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव अकेले के बारे में बात ही नहीं, तो ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कहा है कि ए रिलेशन बी है। ठीक है, एक रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है, ए रिलेशन बी रियल नंबर्स पे है, इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इस पे बात की जा रही है। तो रिलेशन कैसा होगा, तीनों चीजें वही बतानी है, रिफ्लेक्सिव, मैट्रिक और ट्रांजिटिव। तो होता क्या है, रियल नंबर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे पहला रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब है इसमें ए का रिलेशन ए से, यानी ए ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये बात सही होती है तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की बात करें, ए रिलेशन बी से है तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा, तो बी रिलेशन ए से है तो क्या बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा। ये दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती हैं, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात करें, अगर ए का रिलेशन बी से है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा, बी का रिलेशन अगर सी से है तो बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी होगा, तो ए का रिलेशन सी से ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, बट ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है एक सेट दिया है
1 2 3 और एक रिलेशन दिया है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 ये दिया है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है वही हमसे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव अगर है तो 1 1 2 2 3 3 तीनों है। सिमेट्रिक की अगर बात करें तो 1 2 है तो 2 1 भी इसमें होना चाहिए था। 2 1 इसमें नहीं है तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिविटी की अगर बात की जाए तो 2 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला दूसरा 3 3 है, तो 2 3 वापस इसी में हो गया, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। बस ट्रांजिटिविटी का ये चेक कर लेते हैं किस बात की वजह से ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस जो हैं इसके ऑप्शंस देख लो पहले क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में है रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, यही चीज यहाँ पर फिल हो गई है, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, यही ऑप्शन इसका सही जाएगा। ठीक है, ट्रांजिटिविटी की अगर हम बात करें तो ये जो है ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा वो देख लेते हैं बस। ठीक है, ट्रांजिटिविटी के लिए हमने क्या करना होगा इसमें, देखो इन तीनों को तो छोड़ दो। 1 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला 2 3 है, तो 1 3 ऑलरेडी है इसके अंदर। ठीक है, 2 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला 3 3 है, तो ये 2 और ये 3, 2 3 ऑलरेडी उसमें है। 1 3 है, 1 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला 3 3 है, तो 1 3 ऑलरेडी इसमें है, तो ये क्या होगा, हमारा ट्रांजिटिव होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है इंपॉर्टेंट, सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, बी हैज 4 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव यानी 1 1 मैपिंग्स फ्रॉम ए टू बी पूछा जा रहा है। तो ये डायरेक्ट याद रखना, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो इसमें सीधा क्या है, एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, दूसरे के अंदर 4 एलिमेंट है, इधर से इधर जा रहे हैं, ए से कहाँ जा रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है इंजेक्टिव मैपिंग्स कितनी होंगी। तो इंजेक्टिव मैपिंग्स के लिए क्या करोगे, इंजेक्टिव मैपिंग्स मतलब 4p3 यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल दैट इज 1 फैक्टोरियल, आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल मतलब 24। तो 4p3 कर देना है इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन में पूछा है एफ सच दैट एक्स वाई, अगर ये ऑन टू है, ऑन टू होगा, ये अगर ऑन टू होगा, ऑन टू के केस में क्या होगा कि इसकी जो रेंज होगी, रेंज ऑफ एफ वो वाई के इक्वल हो जाता है, रेंज ऑफ एफ जो होता है वो वाई के बराबर हो जाता है, तभी ऑन टू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, द नंबर ऑफ ऑल 1 1 फंक्शंस फ्रॉम ए सेट क्या है 1 2 3 टू ए से ए पर ही हमें नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस बताने हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, 1 1 फंक्शंस पूछे या इंजेक्टिव मैपिंग्स पूछे, बात एक ही है। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट इधर है, 3 एलिमेंट इधर है, तो इधर वाला 3p3 दैट इज 1 हो जाएगा। 3p3 हमारा होता है फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल यानी 6 आंसर। कहने का मतलब ये, जब भी आपसे 1 1 फंक्शंस कितने होंगे या इंजेक्टिव मैपिंग कितनी होंगी ये पूछा जाएगा, ए से अगर बी की तरफ जा रहे हो तो इसमें स्मॉल ए एलिमेंट है, इसमें स्मॉल बी एलिमेंट्स हैं, तो बी पी परमुटेशन वाला ए ये अप्लाई कर देना है हर बार। ठीक है, अब एक सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्मॉल एन है, एक सेट बी है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ सर्जेक्शंस, कहाँ से, फ्रॉम ए टू बी, सर्जेक्शन मतलब ऑन टू, सर्जेक्शन मतलब ऑन टू, ए से बी पे पूछ रहा है नंबर ऑफ सर्जेक्शंस, तो क्या होगा। ठीक है,
टू की पावर n माइनस टू। कितना होता है टू की पावर n माइनस टू, ये डायरेक्ट याद रखना है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इफ एक सेट में 5 एलिमेंट्स है, मतलब इसका मैं शॉर्ट में लिख के बता देती हूँ। इधर एक सेट है, इधर एक सेट है, इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 6 एलिमेंट है। तो हमसे पूछ रहा है 1 1 ऑन टू मैपिंग्स। ठीक है, इधर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। इधर 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, इधर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। तो पूछ रहे हैं हमसे 1 1 ऑन टू मैपिंग कितनी होंगी। तो 1 1 मैपिंग अगर मैं ऐसे कर भी दूं, ठीक है, 1 1 मैपिंग अगर मैं ऐसे कर भी दूं तो ये 1 1 तो हो गई, लेकिन ऑन टू होने के लिए इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो इसका एक एलिमेंट 6 जो चला गया वो खाली चला गया। 6 अगर खाली चला गया है तो इसका मतलब ऑन टू तो हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब 0 1 1 ऑन टू मैपिंग्स होंगी यहाँ पर। क्या होंगी, 0 1 1 ऑन टू मैपिंग्स होंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। यहाँ से हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों चैप्टर से वो हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी तरीके से इसी चैनल पर आपको और भी क्लास मिलती रहेंगी। ठीक है, डेली 9 PM पर क्लास आप लोगों की अपलोड हो रही है।